अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम रिवीजन सेशन को कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें आज और कल का जो हमारा एजेंडा है दैट इज़ रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हम रेगुलर अपने कोर्स कवरेज के दौरान डिस्कस कर चुके हैं कि ये दो चैप्टर मिला के हमारे सिलेबस का एक अहम कंपोनेंट बनाते हैं और अक्सर ये कंपोनेंट थोड़ा चैलेंजिंग भी हमारे लिए हो जाता है। बल्कि एक काम करते हैं, पहले हम इसको ओवरव्यू ही ले लेते हैं बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल डिस्कशन करें। मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू में ले जाता हूं क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग मिला के एक ही हमारा टॉपिक बन जाता है। तो पास पेपर एनालिसिस से हम देखते हैं कि हमें नॉर्मली दो सवाल इसमें से आ रहे होते हैं और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि 3 सवाल हमें इन दो चैप्टर से मिला के आए। सो ऑन एवरेज 2 सवालों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। जब हम सवालों की बात करते हैं तो सवालों के दो अंदाज हैं इस एरिया से। एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको मैं क्लास मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको मैं स्ट्रक्चर्ड क्लास में अक्सर कहता हूं, और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हम कहते हैं उन एरियाज को जिनके लिए हमारे पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिनेरियो अवेलेबल है, जिनके हमने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि भाई इस तरह का सवाल हो तो किन स्टेप्स से कैसे आइडेंटिफाई करना है, किन स्टेप से हल करना है। उनमें हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर का केस है, एक मेक और बाय आउटसोर्सिंग का सिनेरियो है, एक लिमिटिंग फैक्टर विद ऑप्शन टू मेक और बाय है, एक शटडाउन या डिसकंटिन्यू डिसीजन है, एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है और एक रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड प्राइसिंग डिसीजन है। ये हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 एरियाज हैं जिनको हम कहते हैं इन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये बड़े स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। इनका लगा बंदा अंदाज होता है किन स्टेप्स को फॉलो करके हमने अपने आंसर तक पहुंचने हैं, हमें ये पता है। और जनरली इन सवालों में परफॉर्मेंस बेहतर रहती है हमारी, क्योंकि एक लगे बंदे स्टेप्स को फॉलो करते हम सवाल कर पाते हैं। और दूसरे तरह के सवाल अनस्ट्रक्चर्ड आते हैं जिनमें एग्जामिनर ऐसा सिनेरियो बिल्ड कर लेता है जो हमने इससे पहले नहीं देखा होता। कभी वो एक्सपेंशन फैसिलिटी लगाने की बात कर रहा होता है, कभी वो बीच में हालात बदलने से, जैसे केस जी लेबर छोड़ गई है अब हम क्या करें, लेबर रखें या बंद कर दें, अभी वो अजीब डिफरेंट सिनेरियो बना देता है। तो इसको हम कहते हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड सिनेरियो है। वहाँ पे हमें देर एंड देन सिनेरियो पढ़ के सोचना पड़ता है कि हमें फैसला क्या करना चाहिए, किस असूल किन स्टेप्स को लेके हमें चलना चाहिए। तो असूल तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई, ऐसे सवालों का असूल सिर्फ एक ही होता है कि भाई देखो प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है। जो ऑप्शन दी गई है, एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन में यस या नो पूछेगा, दो ऑप्शन में कंपैरिजन पूछेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यस या नो, वहां पे देख लो अगर ऑप्शन से प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है तो यस है, अगर नेट लॉस है तो नो है। और दो ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिस ऑप्शन में प्रॉफिट ज्यादा है उसको हम प्रेफर करेंगे। जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड सिनेरियोज हैं उनके स्टेप्स हमें पता हैं, उनके तरीकाकार किताब में नोट्स में स्टेप्स अवेलेबल है, सवाल भी हमने काफ़ी किए हैं। और जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड सिनेरियो है उसका बेसिक असूल हमें पता है, हमें जो भी सिचुएशन दी गई है उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होगा, नेट प्रॉफिट वहाँ पे क्या आ रहा है, और वो डेफिनेटली हम रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि फ्यूचर डिसीजन का सवाल है। फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। अच्छा, इसका एक और मैं मजीद बिफोर डिस्कसिंग अगेन गोइंग टू द टॉपिक, इसके बारे में मैं एक और क्लैरिटी आपके साथ लेके आऊँ कि भाई हमें सवाल, मैंने कहा वो भी आता है ये भी आता है, लेकिन देखें तो सभी कितने सवाल किस एरिया से आते हैं। ये एनालिसिस मैंने थोड़ा सा कल बैठा हुआ था तो मैंने किया कि ज़रा देखा तो जाए हमें सवाल आते कहाँ कहाँ से हैं। तो स्ट्रक्चर्ड में 1 2 3 4 5 6 ये जो सिनेरियोज हैं ये स्ट्रक्चर्ड के सवाल हैं। मैंने किताब में हमारे जो क्वेश्चन अवेलेबल है मैंने सिर्फ उनका एनालिसिस किया, जो कि तकरीबन 40+ क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जो पिछले में भी 8-10 साल तो ज़रूर कवर करते हैं, कुछ पुराने भी होंगे लेकिन लास्ट 8-10 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन तो ज़रूर हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन जो आप एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है जी हमें टोटल अगर क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं 43, इन 43 में से 34 क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड हैं और सिर्फ 9 क्वेश्चन है अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसका मतलब अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से हमें बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उनकी लाइक्लीहुड आने की कम है। पहली बात, उनकी आने की लाइक्लीहुड कम होती है। 34 एंड 19 ये तकरीबन आप कह सकते हैं 79 एंड 21%, मतलब हमें 79% क्वेश्चन जो डिसीजन मेकिंग पे आए हैं वो स्ट्रक्चर्ड सवाल हैं, सिर्फ 21% अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इनसे डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हॉरिफाइंग क्वेश्चन यही होते हैं जिनमें आप हंसते हो कि भाई ये बड़ा मुश्किल से सवाल आ गया, लेकिन ये सवाल हैं कितने, पिछले 10 सालों में 9 दफा आए हुए, 9 सवाल आए हुए, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती इनके लिहाज से। एक ये बात। दूसरी बात, डिफरेंट जो 6 क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा पॉपुलर एरिया कौन सा है, लिमिटिंग फैक्टर।
एंड रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। ये दो मोस्ट पॉपुलर एरिया हैं जिन पे हमें क्वेश्चन आते हैं। और लिमिटिंग फैक्टर के साथ अगर आप मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर मेक और बाय कर लो तो कहानी और एक तरफा हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा ये 12 जमा 2 14 और 4 18 दफ़ा सवाल यहाँ से आया हुआ है, 10 दफ़ा सवाल रेलेवेंट कॉस्टिंग या प्राइसिंग डिसीजन में आया है, तो 18 जमा 10 28 तो यही हो गए। टोटल 34 में से 28 दफ़ा सवाल हमारा लिमिटिंग फैक्टर, मेक और बाय, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय। आप कह सकते हैं कि ये एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज में से एक है। इनमें से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें क्वेश्चन दे रहा है। आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन टोटल, ये नंबर लिखे हैं हमारी किताब में, जो क्वेश्चन नंबर है ना ये वो आइडेंटिफाइड है। 12 क्वेश्चन इस एरिया से हैं, 2 क्वेश्चन मेक और बाय के हैं, 4 क्वेश्चन मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर के हैं, और 2 क्वेश्चन सिर्फ शटडाउन के हैं, 4 क्वेश्चन हमारे फर्दर प्रोसेसिंग के हैं। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग में भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए बन गए कि इनमें शायद 2 सवाल तो ऐसे हैं जिनमें फर्दर प्रोसेसिंग से 2-4 नंबर की है, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग का फुल सवाल बनता नहीं है ना। फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल आपको मैंने पढ़ाते हुए बताया था, नॉर्मली ये प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिल के आता है। तो कहने को ये 4 सवाल ज़रूर हैं, लेकिन इन हर सवाल में नंबर फर्दर प्रोसेसिंग के 4 या 5 नंबर ही होंगे। 4-5 नंबर इसमें फर्दर प्रोसेसिंग होगा, बाकी 15-12-14 नंबर प्रोसेस कॉस्टिंग के होते हैं। तो ये बड़ा हल्का सा हमारा टॉपिक होता है फर्दर प्रोसेसिंग का। एनीवेज ये हैं, और ये हमारे रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपने कमांड ले ली है लिमिटिंग फैक्टर पे, मेक और बाय पे, और लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय पे, रेलेवेंट कॉस्टिंग और प्राइसिंग डिसीजन पे, तो डिसीजन मेकिंग का एरिया आपका काफ़ी हद तक ग्रिप में आ जाता है। कम से कम 2 में से 1 सवाल तो आप 100% करने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा सवाल अब यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, उसमें भी इंशाअल्लाह कोई चैलेंज हमें आएगा नहीं। अगर हम ओवरव्यू लेके तरीके से तैयार करेंगे तो डिसीजन मेकिंग का एरिया ऐसा कुछ है नहीं जिसमें हमें को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। जैसे मैंने कहा 79% स्ट्रक्चर्ड है, वो वैसे ही अच्छा हम परफॉर्म कर पाते हैं। हम नॉर्मली इसमें 70-80% स्कोर कर पाते हैं स्ट्रक्चर्ड में। 20% 21% अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड अगर क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हमें समझना है कि उसमें हमारा टारगेट ही 10 में से 2-3 नंबर लेने का है, उसमें से 10 में से 7-8 नंबर लेना हमारा टारगेट नहीं है। हमें 10 में से 2-3 नंबर आ सकते हैं, आ जाए, खुदा ना खासा वो भी नहीं आते, टेंशन नहीं है हमें बाकी पेपर पास करवा देगा। बाकी 75, 85, 90 नंबर का जो बाकी पेपर है दैट इज सफिशिएंट टू पास। हमारा अनस्ट्रक्चर्ड एक क्वेश्चन की वजह से पेपर कभी नहीं रहता। ये बच्चे का ख्याल है ना कि ये एक सवाल मुझे पेपर में समझ नहीं आया और मैं इस वजह से फेल हो गया, बिल्कुल गलत ख्याल है। क्योंकि एक सवाल समझ नहीं आया इसका मतलब आप कह रहे हो कि आपको बाकी 8 सवाल आ गए थे, तो एक सवाल ना आने से आप फेल नहीं होते भाई, 8 सवाल आने से आपको पास होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत जस्टिफिकेशन होती है। ये एक सवाल मुझे एग्जाम में समझ नहीं आया और मैं फेल हो गया, ये गलत जस्टिफिकेशन है। आपको देखना है मुझे 8 आते थे, मैं पास क्यों नहीं हुआ। तो फोकस आपको करना है जो आता है। और मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि ऐसे बच्चे पास होते देखे हैं जो 60-65 नंबर का पेपर करके आते हैं और पास हो जाते हैं। क्योंकि जो आता है वो अच्छा कर दिया तो क्यों पास नहीं हो गया। मैथमेटिक्स है ना, हमारा सारा मैथमेटिक्स होता है। जो सवाल आपको आता है वो आपने अच्छा कर दिया तो आप 10 में से 10 भी लेते हो, 10 में से 9 भी लेते हो, 10 में से 8 भी लेते हो। तो 10 में से 8, 9, 10 ले रहे हो तो आप तो 60-65 का पेपर करके पास हो जाते हो, कोई टेंशन नहीं है इंशाअल्लाह। तो हमें किसी एक सवाल को लेके टेंशन नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने टॉपिक छोड़ना है, हम तैयारी पूरी करेंगे, लेकिन एग्जाम में जब चले गए हैं तो वहां पे हमारा फोकस सिर्फ यह है कि हमें कौन कौन से सवाल आते हैं, किन किन पे हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ उन पे फोकस करें। जो सवाल अगर खुदा ना खासा हमें पुअरली आता है या खुदा ना खासा बिल्कुल ही नहीं आता, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बच्चा वही पास होगा जो बच्चा जो आता है वो पेपर में कर आए, और जो नहीं आता उससे दामन बचा के निकल जाए, उससे टाइम बचा के निकल जाए यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स, तो वो बच्चा पास हो जाता है। तो ये जनाब ओवरव्यू एक आपको मैंने दे दिया हमारे डिसीजन मेकिंग सिनेरियो का, क्वेश्चन किस अंदाज के हैं और उनका एनालिसिस ओवरऑल कैसा है। अब हम दोबारा यहाँ पे, जैसे ये सिनेरियो है, ये एक सवाल है, ये 2 सवाल हैं, ये 3 सवाल हैं, 1 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, तो मतलब 2 सवाल भी मिल रहे हैं, 3 सवाल भी मिल रहे हैं और 1 सवाल भी आ रहा है। हर तरह का सिनेरियो हमें यहाँ पे मिलता है। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग, हमने ये दोनों चैप्टर अलग-अलग पढ़े हुए हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमने यूजुअली प्राइसिंग के रेफरेंस से डिस्कशन ज़्यादा की थी कि हमने कोई ऑर्डर, हमें कस्टमर ने किसी कोटेशन मांगी है, उसकी प्राइस कैसे कोट करें। कस्टमर ने हमें कोई प्रोडक्ट विद प्राइस ऑफर की है, हमसे पूछा जाता है हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए ना करना चाहिए। दोनों सूरतों में हमें प्रोडक्ट की या कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट मेजर करनी होती है। रेलेवेंट कॉस्ट में फिर मार्कअप या मार्जिन के तहत हम प्राइस पे पहुंच पाते हैं।
जिसकी बेस पे हम फैसला करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे। फ्यूचर कॉस्ट होगी, कैश कॉस्ट होगी, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है उसकी हमने ये डिसाइड की थी, हमारे फैसले का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या है, उसको हम देखेंगे। और इसको मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड में कहा था, हमारे फैसले यस या नो करने से, ए या बी करने से जेब पे क्या असर पड़ता है, मेरी जेब में क्या इजाफी पैसा आएगा, मेरी जेब में इससे क्या इजाफी पैसा जाएगा। इंक्रीमेंटल, हमें फ्यूचर और इंक्रीमेंटल वैल्यूज को पिक करना है। इसकी डिटेल में जाने के लिए हमने कुछ गाइडेंस ली थी इन डायग्राम की मदद से। हमने कहा था जी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमने कैसे डिटरमिन करनी है। वी विल फॉलो दिस डायग्राम। शायद 90% सवाल हमारे इस डायग्राम से ही हो जाते हैं। जो इस डायग्राम से हल नहीं होगा वो इसे स्कूल पे जज कर लें। इस डायग्राम पे हमने बेसिक इलस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा क्लास में डिस्कस की थी कि जब भी आपको किसी प्रोडक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल जाननी है, आप सवाल पहला ये करते हो। मैं यहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है, मैं फिर दोबारा बता दूं, कभी भी आप विदाउट फॉलोइंग दिस फ्लो विद योर गट फील रेलेवेंट कॉस्ट पिक नहीं करोगे। क्योंकि मैंने शायद आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने इस सोच पे अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, उनकी गट फील इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली कॉस्ट की तरफ ले जाती है, विच इज नेवर रेलेवेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज की जाती है, मटेरियल खरीदा कितने का गया वो उसकी बात करता है। और रेलेवेंट कॉस्ट में हम कहते हैं कि हिस्ट्री तो कभी रेलेवेंट होती ही नहीं है, रेलेवेंट तो हमेशा फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर कॉस्ट के लिए आपको ये डायग्राम फॉलो करनी पड़ेगी। कभी भी किताब में जो कीमत आपको दी गई है जिस पे आपने मटेरियल खरीदा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप यूजुअली यूज करते हो रिकॉर्ड करने के लिए, वो कभी भी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं ली जाएगी। हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट को इस डायग्राम की मदद से हम फॉलो करेंगे। ये डायग्राम आपकी किताब में भी अवेलेबल है, हमने कई तरह इसको डिस्कस भी किया हुआ है। अगर मटेरियल स्टॉक में नहीं है तो रेलेवेंट कॉस्ट होती है रिप्लेसमेंट या परचेज कॉस्ट। अदर मटेरियल स्टॉक में है तो हमें देखना पड़ता है क्या वो किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर या रेगुलर यूज के लिए पड़ा हुआ है या कैसे वैसे ही सरप्लस पड़ा हुआ है। अगर तो रेगुलर यूज में है या किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए है तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी मार्केट प्राइस। और अगर हमारे रेगुलर यूज में नहीं है, फिर फर्दर सवाल पूछा जाता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव यूज है। अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो रेलेवेंट कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू ली जाती है। खरीदा आपने बेशक 100 का 200 का, बिकता कितने का है, 2 का बिकता है तो 2 रुपए अंदर रेलेवेंट कॉस्ट। खरीदा बेशक 200 का है, बिकता 200 रुपए का, 2 रुपए का है तो दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट। हाँ, अगर इसका अल्टरनेटिव यूज है तो हमने कहा था फिर इन दो में से हम कोई हायर वैल्यू ले लेंगे, उसकी स्क्रैप वैल्यू या कॉस्ट सेविंग, जो कोई इसको इस्तेमाल करने से हमें बचत होगी, इनमें से हायर वैल्यू लेते हैं। ये जी मैंने क्विकली एक ओवरव्यू आपके सामने डिस्कस किया। इस पर डिटेल बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इलस्ट्रेशन हम इस पर बहुत ज़्यादा कर चुके हैं क्लास में, बट स्टिल किसी बच्चे को जो तवज्जो सिर्फ ये आपको दिलानी है कि भाई रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल इस डायग्राम के बराबर बगैर आपने हल नहीं करना। ऑलवेज थिंक इन दीज लाइन, इन लाइन में सोचोगे तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवालों में आपके वैल्यूज भी ठीक निकालोगे और नंबर भी मैक्सिमम ले पाओगे। अगर आपने इन लाइन पे सोचने की आदत नहीं डाली तो आपसे बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी। इसी अंदाज में हमने लेबर के भी डायग्राम एक बनाई थी, लेकिन उससे डायग्राम बनाने से पहले हमने कहा था कि लेबर में हमें देखना पड़ता है इस प्रोडक्ट में जो लेबर इस्तेमाल होगी, हम इस प्रोडक्ट में रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर जानना चाहते हैं कितनी लगेगी। हमें देखना पड़ेगा ये प्रोडक्ट बनाने वाली लेबर कौन सी है, परमानेंट या टेम्परेरी। परमानेंट लेबर की पहचान हमें रेम्यूनरेशन मेथड से की जाएगी। परमानेंट या लेबर हमें एग्जामिनर रेम्यूनरेशन मेथड बताता है, हम उस रेम्यूनरेशन मेथड की बेसिस पे परमानेंट और टेम्परेरी में क्लासीफाई करते हैं। ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि पहला सवाल ही हमारा ये है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इस प्रोडक्ट की जाननी है तो हमें पहला सवाल ही ये करना पड़ता है भाई हमारी लेबर जो है जिसने ये प्रोडक्ट बनानी है वो परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी। हम इस लाइन में डायग्राम को अगेन फॉलो करते हैं। टेम्परेरी लेबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन एडिशनल टाइम भी हायर। अगर एडिशनल टाइम हायर हो सकता है तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है। अगर एडिशनल टाइम हायर नहीं हो सकता तो फिर हम ये इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जन। फिर हमें एग्जिस्टिंग जॉब से डाइवर्ट करनी पड़ेगी, जो कि उसकी रेलेवेंट कॉस्ट बनती है कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। आपको इस प्रोडक्ट के लिए लेबर चाहिए, वो लेबर अगर तो हायर कर सकते हो तो कर लो, कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज रेलेवेंट। अगर हायर नहीं कर सकते तो जो दूसरी जॉब से काम कर रहे हैं वहां से डाइवर्ट कर लो, ये केस आ जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था जहां पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगी, ऑप्शन विद द लीस्ट कॉस्ट, जिस ऑप्शन की कॉस्ट लो है। हमें अक्सर क्वेश्चन में ऐसे भी हमारे सामने है जिसमें वो कह रही है आप हायर करना चाहो हायर भी कर सकते हो, डाइवर्ट करना चाहो डाइवर्ट भी कर सकते हो। तो हम दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं।
जहां पे कॉस्ट कम होती है उस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। परमानेंट लेबर में हमने डिस्कस किया था, परमानेंट लेबर होती है जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, जिसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क हमें सैलरी पे करनी है। उसमें हमारा क्वेश्चन आता है, अगर ये प्रोडक्ट परमानेंट लेबर ने बनानी है तो क्या लेबर के पास स्पेयर टाइम है? स्पेयर टाइम से मुराद होता है कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम जिसकी हमने उसको तनख्वाह दी है, उसमें से कोई अनयूटिलाइज टाइम अगर है जिसमें हम ये प्रोडक्ट बना सकें। अगर स्पेयर टाइम में प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको कोई तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि तनख्वाह तो आप ऑलरेडी अब दे चुके हो डिसीजन से पहले ही। सो स्पेयर टाइम में काम करवाने की कोई तनख्वाह नहीं होती, रेलेवेंट कॉस्ट नील है। लेकिन अगर स्पेयर टाइम नहीं है तो फिर आपको हायर करना पड़ेगा लेबर को। अगर आप हायर करते हो तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज रेलेवेंट, और अगर हायर नहीं करते तो फिर डाइवर्जन की ऑप्शन यहां पे भी आएगी। लेकिन परमानेंट लेबर में डाइवर्जन में आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस लेते हो। डाइवर्जन टेम्परेरी होगी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस है। डाइवर्जन परमानेंट लेबर की होगी, सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस है, रेलेवेंट कॉस्ट। ये हमने लेबर का फ्लो डायग्राम की मदद से रेलेवेंट और इरेलेवेंट कॉस्ट या वैल्यूज डिटरमिन करना, उस पर हमारी बात हुई थी। किसी बच्चे के जहन में किसी क्लासिफिकेशन में, किसी प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत? बात फिर वही है कि भाई ये टेबल डायग्राम मेमोराइज करना आसान है, असल चीज़ है कि हर सवाल इस डायग्राम के मुताबिक हल करना है, इस चीज़ पे अपने जहन को पुख्ता करना। क्योंकि आपका जहन बार बार अपनी गट फील की तरफ जाएगा कि मेरे हिसाब से ये रेलेवेंट बनती है, मेरे हिसाब से ये मटेरियल की कॉस्ट रेलेवेंट ऐसे बनेगी, लेबर की ऐसी बनेगी। उस गट फील को फॉलो नहीं करना, हमेशा इस डायग्राम, इस फ्लो डायग्राम की मदद से ही रेलेवेंट कॉस्ट की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ओवरहेड के बारे में, मटेरियल लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई हमने करने का असूल रिवाइज कर लिया। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में, ऑल वेरिएबल ओवरहेड इज रेलेवेंट। फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में, ओनली इंक्रीमेंटल पार्ट चेंज इज रेलेवेंट। फिक्स्ड ओवरहेड में जो इजाफा आएगा किसी फैसले की वजह से वो रेलेवेंट है। और फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में अगर इनमें से कोई एक टर्म भी यूज की जाएगी तो इसका मतलब इरेलेवेंट। हमें कहा जाएगा ये प्रोडक्ट बनाओगे, इसमें इतना फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाई करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, अपोर्शन करोगे, एलोकेट करोगे, चार्ज करोगे, रिकवर करोगे, सब इरेलेवेंट। हाँ, हमें यह बताया जाए ये प्रोडक्ट बनाओगे, इसकी वजह से हमें नई मशीन किराए पे लेनी पड़ेगी जिसका किराया 50,000 रुपये महीना या 2 महीने के लिए किराए पे लेनी पड़ेगी, तो जनाब दैट इज रेलेवेंट, इस प्रोडक्ट की वजह से लेना पड़ा। हमें बताया जाए ये प्रोडक्ट बनाओगे, एक इजाफी सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा 1 लाख रुपए महीने पे एक महीने के लिए, दैट इज रेलेवेंट। इजाफी खर्चा जो इस ऑर्डर की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से होगा, इंक्रीमेंटल, इजाफी, ओनली दैट इज रेलेवेंट। पुराने किसी मशीन को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, पुराने किसी वर्कर को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जिसके लिए कोई इजाफी पैसे नहीं दिए इस जॉब की वजह से, दैट इज इररेलेवेंट। डेप्रिसिएशन का असूल हमने थोड़ा सा अलहदा डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन बेशक नॉन कैश होती है, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे ये रेलेवेंट हो जाती है। एक केस डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है अगर हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए नया प्लांट बाय किया, नया प्लांट बाय किया तो उस नए प्लांट की डेप्रिसिएशन इज रेलेवेंट। और अगर हमने प्रोडक्ट पुराने प्लांट पे बनाई है तो उस सूरत में डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है सिर्फ एक केस में, जब आपकी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी यूनिट बेस है। सो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन ऑलवेज रेलेवेंट, पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है उस सूरत में जब आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी यूनिट बेस है। ये एक्सेप्शन है जहां पे नॉन कैश कॉस्ट भी आपकी रेलेवेंट बन जाती है। वैसे तो हमने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट कैश कॉस्ट होती है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल। नॉन कैश कॉस्ट भी रेलेवेंट बन जाती है, डेप्रिसिएशन भी रेलेवेंट बन जाती है इस सूरत में नए प्लांट की डेप्रिसिएशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिसी रेलेवेंट है। पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन सिर्फ एक सूरत में रेलेवेंट है, जब आपकी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी यूनिट बेसिस पे है। जी, एनी क्वेश्चन? बेटा, नया प्लांट आपने बाय किया जिसने चलना है 5 साल, और प्रोडक्ट आपने ऑर्डर 1 साल में पूरा कर देना है, तो 5 साल की कॉस्ट तो 1 साल की प्रोडक्शन के अगेंस्ट चार्ज ना करोगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5 साल की कॉस्ट है, उसमें से 1 साल के बराबर जो डेप्रिसिएशन है प्रोडक्ट का उसमें चार्ज कर दें आप। सिर्फ डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है, कॉस्ट तो प्लांट डेप्रिसिएशन होती क्या है वैसे उसी कॉस्ट का हिस्सा ही है ना, कॉस्ट का हिस्सा जितना आपने एसेट इस्तेमाल कर लिया। तो हम यही बात कर रहे हैं, नए प्लांट की कॉस्ट का वो हिस्सा जितना इस प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो गया, इस प्रोडक्ट को चार्ज कर दो, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट नहीं ली जाती। जी, डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट जो कि हम चार्ज करते हैं।
जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे के जहन में कोई और सवाल रेलेवेंट कॉस्टिंग के रीकैप से रिलेटेड? अच्छा, ये एक रेलेवेंट कॉस्टिंग का टिपिकल स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन जो हमें आता है, ये उसकी एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने है। इसमें हमसे कहा क्या जा रहा है जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में रेलेवेंट कॉस्टिंग या प्राइसिंग बेस्ड क्वेश्चन इसी अंदाज में सेट किए जाते हैं। कंप्यूट द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल मोटर, गिव ब्रीफ रीजंस फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कॉस्ट फ्रॉम योर कंपटीशन। आप अपनी, अच्छा यहाँ पे बेटा इस सवाल को ना पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। उसने सिर्फ हमें कैलकुलेशन नहीं कहा, उसने ब्रीफ रीज़न भी मांगी है कि कोई कॉस्ट अपनी लिस्ट में शामिल क्यों कर रहे हो ये भी बताओ, और कोई कॉस्ट अपनी लिस्ट से क्यों शामिल नहीं कर रहे ये भी बताओ। हर दो सूरतों में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। तो एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं रिवीजन के लिए। ये क्वेश्चन रेगुलर क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया होता, लेकिन अक्सर बच्चों ने शायद इसको असाइनमेंट में डिस्कस किया हो। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे अगेन अपने असूलों को रिकॉल करना है कि हमें थॉट प्रोसेस अपना कैसे लेकर चलना है, उसको अलाइन करना है। तो टाइची लिमिटेड टीएल इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड मोटर। द कंपनी हैज बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड अ कोटेशन फॉर बिल्डिंग अ मोटर फॉर अ लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूनिट इन पंजाब। Following information has been obtained by TL's technical manager in a 1-hour meeting with the potential customer. The manager is paid annual salary equivalent to 25,000 per 8-hour day. Annual salary पे की जाती है जो कि अंदाजन 2500 पर डे बनती है। ये मैनेजर की मीटिंग हुई। The motor would require 120 foot of wire C, which is regularly used by TL in production. TL has 300 feet of wire C in inventory at the cost of 65 rupees per feet. The resale value of the wire C is 63 and its current replacement cost is 68. हम वन बाय वन चलते जाते हैं जी। हमें उसने कहा है कि आप कोटेशन बनाइए मोटर के लिए, और कोटेशन के लिए पॉलिसी कुछ बताइए उसने। कंप्यूट द रेलेवेंट, सॉरी कोटेशन ही सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी, हमें उस मोटर की रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है जी। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्ट हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक एक आइटम पढ़ते जाते हैं और उसको कैलकुलेट करते जाते हैं। हमारी प्रोडक्ट बनाने में सबसे पहले तो आ रही है जी वायर सी। वायर सी हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए? वायर सी 120 फीट। हमें 120 फीट वायर सी की रेलेवेंट कॉस्ट चाहिए। अच्छा जी, उसने कहा है हमारे पास 300 फीट ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है जो 65 रुपए के हिसाब से खरीदा। अब उसने यहाँ पे 3 वैल्यूज दी हैं। एक खरीदा कितने का जो पड़ा हुआ है, एक बेचा कितने का जा सकता है, और एक नया खरीदना चाहे तो कितना खरीद सकते हैं। इन तीनों में से है हमारे लिए रेलेवेंट कौन सी है? हमें डायग्राम बताएगी। मैं एक दफा आपके सामने अगर अप्लाई करूं कि हमें जो 120 फीट मटेरियल चाहिए, क्या वो हमारे पास स्टॉक में है? यस। हमें जो 120 फीट चाहिए मटेरियल, क्या वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए या रेगुलर यूज में रहने वाली चीज है? यस। तो रेलेवेंट कॉस्ट इज करंट परचेज प्राइस विच इज 68। करंट परचेज प्राइस मतलब आज कितने का खरीद सकते हो? 68। कितनी होनी जी? 8160। ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वायर सी। ये हमने पॉइंट नंबर 1 को डील कर लिया। पॉइंट नंबर 2, हमें 50 kg ऑफ अनदर मटेरियल वायर डी चाहिए एंड 30 अदर स्मॉल कंपोनेंट्स। वायर डी 50 kg और 30 अदर कंपोनेंट्स। वायर डी एंड अदर कंपोनेंट्स, वायर डी 50 kg और अदर कंपोनेंट 30 नंबर। अब हमने इनकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। वायर डी वुड बी परचेज फ्रॉम सप्लायर at 10 rupees per kg. The supplier sells minimum quantity of 60 per order. However, the remaining quantity of wire D will be of no use to TL after completion of the contract. हमें चाहिए 50 kg और वो खरीदना पड़ेगा, मतलब हमारे पास स्टॉक में नहीं है, हमें खरीदना पड़ेगा और मिल जाता है 10 रुपए पर kg।
बट सप्लायर कहता है जी मैंने 60 केजी से कम बेचना नहीं है, मुझे कितना चाहिए 50, और वो कह रहा है जी जो बाकी बचेगा 10 केजी उसका हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका मतलब मुझे चाहिए 50 लेकिन मैं खरीदूंगा 10 केजी, तो मुझे 60 केजी इंटू 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से मेरी रेलेवेंट कॉस्ट आएगी इस केस में 600। स्टॉक में नहीं है परचेज कॉस्ट, और परचेज कॉस्ट भी 50 की नहीं 60 की। असूल बेटा बड़ा सीधा सा है, ज़हन में रखो डिसीजन मेकिंग में कि भाई मुझे ये काम करना है, इस काम का मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ेगा, तो भाई 50 केजी चाहिए लेकिन 50 केजी मिलता ही नहीं है, 60 केजी खरीदना पड़ेगा, ये ऑर्डर करना है तो जेब से 600 रुपये जाएगा मटीरियल डी की मद में, वायर डी की मद में। आगे चलिए, हाउएवर द रिमेनिंग, अच्छा ये कहानी खत्म होगी। द अदर स्मॉल कंपोनेंट विल बी परचेज फ्रॉम द मार्केट एट 80 पर कंपोनेंट, तो इसका मतलब अदर कंपोनेंट भी स्टॉक में नहीं है, खरीदने पड़ेंगे, और खरीदेंगे हम किस हिसाब से 80 के हिसाब से, कितना बना 2400। लीजिए जी ये हमारी अदर मटेरियल की कॉस्ट आ गई। हमने पॉइंट नंबर 2 को भी एड्रेस कर दिया, 1 एंड 2 हमारे एड्रेस हो गए। पॉइंट नंबर 3, the manufacturing process would require 250 hours of skilled labor and 30 machine hours. The skilled labor are paid at a guaranteed wage of 20 per hour, and current spare capacity available for such class of worker is 100 direct labor hour. However, additional labor may be obtained by either paying overtime at 23 per hour or hiring temporary worker at 21 per hour. These workers would require 5 hours of supervision by AL's existing supervisor who would be paid overtime of 20 per hour. ये हम सिर्फ लेबर की पहले कहानी पूरी कर लें, जो हमें चाहिए 250 घंटे ऑफ स्किल लेबर। अच्छा ये हमने लेबर के बारे में बात की थी कि हमें सबसे पहले लेबर को देखना पड़ेगा कि जिस लेबर ने ये काम करना है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। परमानेंट कैसे पता लगा? गारंटीड वेज रेट है। कैसे पता लगा? स्पेयर कैपेसिटी इज अवेलेबल। अच्छा यहां बेटा एक नोट कीजिएगा, मुझे याद आया एक सवाल हमने किया था जिसमें इसी तरह लेबर का ही डाटा था, उसमें कहा गया था कि हमें से जॉब के लिए 10,000 घंटे चाहिए एंड 8,000 आवर्स कैन बी मेड अवेलेबल। कैन बी मेड अवेलेबल और मेड अवेलेबल में फर्क होता है। अवेलेबल आवर्स आर अवेलेबल, इसका मतलब लेबर फार के बैठी हुई है, एंड कैन बी मेड अवेलेबल मतलब लेबर कैन बी शिफ्टेड, मतलब कहीं दूसरी जॉब से उठा के आप यहां पे ला सकते हैं। ठीक है, तो जुमला बेटा ध्यान से पढ़ना है। जहां पे अवेलेबल का वर्ड आया इसका मतलब ये नहीं कि स्पेयर कैपेसिटी है और ये परमानेंट लेबर है। वहां पे केस था टेम्परेरी लेबर का, बच्चों ने उसको समझा कि स्पेयर आवर्स कैन बी मेड अवेलेबल, तो भैया तो परमानेंट लेबर के स्पेयर आवर्स की बात हो रही है, तो वो परमानेंट लेबर के स्पेयर आवर्स की बात नहीं थी। वो उन्होंने कहा था जी हम कैन बी मेड अवेलेबल, टेम्परेरी वर्कर से कैन बी मेड अवेलेबल। ये परमानेंट वर्कर हैं, दो जगह से पता लग रहा है, एक गारंटीड वेज से पता लग रहा है और दूसरा यहां से करंटली अवेलेबल है स्पेयर। तो टेम्परेरी वर्कर्स के आवर्स कभी करंटली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि टेम्परेरी वर्कर तो आप हायर ही उस काम के लिए करते हो जो अवेलेबल है। टेम्परेरी वर्कर कभी हायर करके अवेलेबल आप फारिग बैठाते नहीं हो। ठीक है, तो ये गारंटीड वेज है, यहां से पता लगा परमानेंट है, अवेलेबल है करंटली स्पेयर, यहां से पता लगा अवेलेबल है। तो कितने अवेलेबल है जी? 100। तो अब हम इसके ऑप्शन में इसकी लेबर कॉस्ट बनाते हैं। हम डायरेक्ट लेबर के लिए वर्किंग बना लेते हैं जी। हम वर्किंग में हम अपनी लेबर आवर से करेंगे दो हिस्से, एक 100 लेबर आवर, इसकी तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी 0 क्योंकि ये तो स्पेयर है। अब बाकी बच के 150 डायरेक्ट लेबर आवर। 150 डायरेक्ट लेबर आवर की बात करें तो इसमें उसने दो ऑप्शन दी हैं। एक, आप ओवरटाइम करवा लो, ओवरटाइम कराओ 23 पर आवर के हिसाब से इंटू 23, दिस ऑप्शन नंबर 1। कितनी बने? 3450। और ऑप्शन नंबर 2 बनी कि आप नई लेबर हायर करो 21 पर आवर पे, 150 इंटू 21 कितने बने? 3150। लेकिन इसके साथ आपको फिर सुपरवाइजर चाहिए होगा, कितना जी? एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर हु वुड बी पेड ओवरटाइम 20 पर आवर।
तो कितने घंटे के लिए काम कराना पड़ेगा जी? 5 घंटे। तो 5 घंटे इंटू 20 100 कितना बना? 3250। लीजिए जी, ऑप्शन बनी एक, ओवरटाइम करा लो, दूसरा नई लेबर हायर करके ये आप सुपरविजन कराओ, इतना खर्चा कर दो, क्या बेहतर है? 3250 3250। तो जहां पे आपको ऑप्शन एक से ज्यादा आ जाए, थिंक लॉजिकली, ये लेबर की कहानी होगी। इसके बाद ये 30 घंटे जो मशीन आवर्स से, इनकी बात सुन लेते हैं। द मशीन ऑन विच द मोटर वुड बी मैन्युफैक्चर्ड was leased by TL last year at a monthly rent of 5000 and it has a spare capacity of 130 hours per month. The variable running cost of machine is 15 per hour. हमें 30 घंटे चाहिए किस मशीन पे? जो ऑलरेडी हमने लीज पे ली हुई है। अब हम इसको, और उसमें 110 घंटे स्पेयर है, मतलब क्या मैं ये 30 घंटे मशीन इस्तेमाल करूंगा तो मशीन के किराए में कोई फर्क पड़ेगा? इररिलेवेंट। हाँ, फर्क किस में पड़ेगा? 15 रुपए पर मशीन आवर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज रेलेवेंट। वेरिएबल कॉस्ट आ गई ना, वेरिएबल ओवरहेड आ गए। मशीन के वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपए पर आवर, तो 15 इंटू 30 450। लीजिए जी, ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द जॉब 14860, ये रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द जॉब है। और रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द जॉब में आपको पता है कि हर वर्किंग के अलग अलग नंबर हैं। कोई खुदा ना खास्ता एक आध वर्किंग आपसे गलत होगी तो सिर्फ उस एक नंबर गलती के 1 या 2 नंबर हैं वो कटते हैं, बाकी नंबर आपको एज इट इज मिलते जाते हैं। सो हमें एक एक स्टेप को पढ़ना है और ड्यू टाइम में उसको हल करके आगे जाना है। जी बेटा, रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल का ओवरव्यू आपसे शेयर किया और उस ओवरव्यू के मुताबिक हमने एक ये इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन है पास पेपर का, उसको सॉल्व किया। ये 10 नंबर का सवाल था। जी बेटा, एक मिनट बेटा, साइलेंस प्लीज। बेटा, मशीन में उसने हमें कहा है कि जो मशीन जिससे आपने ये मोटर बनानी है वो मशीन ऑलरेडी आपने लीज पे ली हुई है 5000 पे, ठीक है जी, एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000। इसका मतलब मशीन आपने इस प्रोजेक्ट के लिए बाय या लीज पे नहीं लेनी, ऑलरेडी आपने लीज पे ली हुई है, और उसमें 110 घंटे मंथली आवर भी स्पेयर है, मतलब आपको तो 30 घंटे चाहिए। तो आप अगर इस मशीन को इस्तेमाल करो तो आपकी जेब पे किराए की मद में कोई बोझ नहीं आएगा। बोझ क्या आएगा? सिर्फ वेरिएबल रनिंग कॉस्ट। अभी है 110 घंटे मशीन फारिग पड़ी हुई है, अब आप जब 30 घंटे इस्तेमाल करोगे तो रनिंग कॉस्ट 30 घंटे रन हुई ना, चली मशीन, उसकी बिजली को ऑपरेटर के कोई तनख्वाह होगी, रनिंग कॉस्ट की मद में उसने कहा जी आपको 15 रुपए पर आवर पे करने। तो रेलेवेंट कॉस्ट वही है ना जो मेरी जेब पे बोझ पड़ा। किराया पहले ही जा रहा है, इस ऑर्डर की वजह से नहीं जाएगा मेरी जेब से, लेकिन ये 15 रुपए पर आवर इस ऑर्डर की वजह से जाएंगे, क्योंकि मशीन जब इस्तेमाल करूंगा तो मशीन इस्तेमाल करने से बिजली का खर्चा, बाकी जो खर्चे हैं वो 15 रुपए पर आवर के हिसाब से लगेंगे। 30 घंटे के लिए ये मशीन इस्तेमाल होगी इस ऑर्डर में, टोटल 450 मशीन की मद में खर्चा आएगा। रेंट इज इररिलेवेंट। यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी एग्जामिनर डाल सकता था, जरा देखिएगा बेटा बोर्ड पे, वो कह सकता था कि स्पेयर आवर अवेलेबल आर ओनली 20 आवर स्पेयर अवेलेबल है। इसका मतलब 20 आवर तो आप यहां से निकालोगे, अगर ये ऑर्डर करना तो 10 और घंटे चाहिए, वो कहां से करोगे? डाइवर्ट, जैसे लेबर डाइवर्ट होती है ना, मशीन भी तो डाइवर्ट होगी ना, कि जी मशीन में सिर्फ 20 घंटे स्पेयर अवेलेबल हैं, बाकी सारे बिजी हैं, तो 20 जो स्पेयर हैं 30 में से 20 तो वो इस्तेमाल हो गए, उनकी कॉस्ट इंटू 15 होगी। लेकिन जो 10 बाकी मजीद चाहिए वो आपको मशीन डाइवर्ट करनी पड़ेगी, और जब डाइवर्ट करोगे तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई जो काम हम पहले कर रहे थे वो नहीं करेंगे, उसकी जगह ये बनाएंगे, तो वहां पे कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा, वो कंट्रीब्यूशन लॉस भी यहां पे लेना पड़ेगा रेंटल के अलावा, ठीक है। ये जी रेलेवेंट कॉस्टिंग का एक क्विक ओवरव्यू।
जी किसी बच्चे के जहन में रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके साथी का एक सवाल है कि डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हमारी किताब में एक गिवन है। ये कौन सा चैप्टर है? रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर। रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इस पॉइंट में मैंने आपको इस पॉइंट को समझाने से पहले एक मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी कैपेसिटी के बारे में कि कैपेसिटी क्या चीज़ होती है। मैंने आपको कहा था कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें प्रोडक्शन के रेफरेंस से तो इट कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू द प्लांट की एबिलिटी टू प्रोड्यूस। आपने प्लांट लिया, प्लांट ए, वो सालाना 10,000 यूनिट बना सकता है वर्सेस आप लो प्लांट बी जो कि सालाना 20,000 यूनिट बना सकता है। ये है प्लांट जो आपने एक्वायर किया वो क्या है। अब आपने अगर 10,000 यूनिट वाला प्लांट लिया, प्लांट भी छोटा है, बिल्डिंग भी छोटी लोगे और सुपरवाइजर भी एक रखोगे, तभी प्लांट इस्तेमाल के काबिल हो ना आप। तो प्लांट की डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का किराया और सुपरवाइजर की सैलरी, ये 3 खर्चे करोगे तो आप सालाना 10,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखते हो। बनाने पे खर्चा कितना आएगा वो बात की है, कैपेसिटी हासिल करने का खर्चा हमने बात की कि प्लांट खरीदो उसकी सालाना डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग किराए पर लो उसका सालाना किराया और उसका सुपरवाइजर एक हायर करो उसका सालाना किराया। लेकिन अगर आप 20,000 कैपेसिटी वाला प्लांट ले लेते हो तो प्लांट की कॉस्ट भी ज्यादा, बिल्डिंग भी बड़ी और सुपरवाइजर एक नहीं दो। तो इसका मतलब अगर आप सालाना 10,000 कैपेसिटी लेना चाहते हो, छोटे प्लांट की डेप्रिसिएशन, छोटी बिल्डिंग का किराया, एक सुपरवाइजर। आप सालाना 20,000 यूनिट की कैपेसिटी लेना चाहते हो, बड़े प्लांट की डेप्रिसिएशन, बड़ी बिल्डिंग का किराया, 2 सुपरवाइजर में भी। सो ये वो कॉस्ट हैं जो कैपेसिटी लेने के लिए आपको पे करनी पड़ती हैं। अब इसके बाद होती है कैपेसिटी यूज करोगे, जो यूनिट्स बनाओगे उनके हिसाब से आपका रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आएगी। जो फिक्स कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन, किराया और सुपरवाइजर की सैलरी, कैपेसिटी की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है। और जो माल करने की जो कॉस्ट होती हैं वो होती हैं वेरिएबल। आप अपने 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी का प्लांट ले लिया और आपने प्लांट ऑपरेट ही नहीं किया पूरा साल, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो रहेगी ना। बट कैपेसिटी लेने के लिए जो आपने डेप्रिसिएशन, किराया और सुपरवाइजर की सैलरी वो तो देनी पड़ेगी। अब यहां पे कहानी जो उसने बताई थी, उसने कहा था कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें से 80% आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आप बाकी की 20% कैपेसिटी भी इस्तेमाल कर लो तो फिक्स कॉस्ट मजीद को खर्चा करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन नो, किराया नो, सुपरवाइजर नो। तो आपके पास कैपेसिटी जो आपने ली उसकी फिक्स कॉस्ट आपने पेमेंट करनी शुरू कर दी, कमिट कर दी, उसमें से 80% कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब 20% कैपेसिटी मजीद इस्तेमाल करो, फिक्स कॉस्ट की मद में कोई और खर्चा नहीं होगा। लेकिन हमें इस ऑर्डर के लिए कैपेसिटी चाहिए कितनी थी? 30%। हमें 20, अगर ये ऑर्डर 20% कैपेसिटी में ही बन जाता तो हमारी फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट जीरो होती। लेकिन यहां पे हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। कितना बढ़ाने की जरूरत है? 10%। मतलब हमारे पास जो प्लांट पहले जितने भी यूनिट्स का है उसमें 10% कैपेसिटी बढ़ानी है। और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट। कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट से बढ़ती है, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट से बढ़ती है और प्रोडक्शन की कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट से बढ़ती है। तो हमें फिलहाल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 10% कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अब उसके लिए उसने एक जुमला लिखा हुआ है कि भाई कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है। बीटा कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बीटा कैन बी इंक्रीज अप टू 50% तक बढ़ा सकते हो। हमने बढ़ानी है सिर्फ 10%, 50% तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ेगी? बाय इनकरिंग एडिशनल फिक्स कॉस्ट। एडिशनल फिक्स ओवरहेड लगाओ, कैपेसिटी बढ़ा लो। ये असूल तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये तो कॉमन सेंस बात है, लेकिन चलो उसने लिख दिया। एक बात उसने और बताई, वो क्या है? द फिक्स्ड ओवरहेड रेट एप्लीकेबल टू एनहांस कैपेसिटी वुड बी
1.5 टाइम्स ऑफ द करंट रेट। करंट कैपेसिटी का जो रेट है नई कैपेसिटी इजाफी कैपेसिटी पे उससे 50% या 1.5 गुना ज़्यादा रेट लगेगा। तो भाई नई करंट कैपेसिटी का रेट यहां से निकालो। 22 मिलियन ये आपकी 100% कैपेसिटी का रेट है। नई कैपेसिटी 10% आपने लेनी है, उस पर 1.5 गुना खर्चा लगेगा। तो कितना खर्चा लगेगा? ये आपको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का खर्चा है 22 मिलियन। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के हिसाब से 10% कैपेसिटी का खर्चा कितना बनता है? लेकिन वो 1.5 गुना लगेगा। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के हिसाब से 10% कैपेसिटी का फिक्स कॉस्ट कितनी बनती है? 2.2 मिलियन। लेकिन उसने कहा नई कैपेसिटी के लिए, एडिशनल कैपेसिटी के लिए ये 1.5 गुना लगेगी। 2.2 नहीं लगेगी, 3.3 लगेगी। जी, कोई और इशू जनाब रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पे या रेलेवेंट कॉस्टिंग के किसी क्वेश्चन पे, जिस तरह आपके साथी ने यह सवाल पूछा, कोई और आपके जहन में कोई इशू है, कोई प्रिंसिपल डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछिए। जी बेटा। रेलेवेंट कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 4 जिसकी बात कर रहे हो। अच्छा, अगर आपको याद हो, ये बात किस लेबर की बात थी? स्किल्ड लेबर की या अनस्किल्ड की? आपके एग्जामिनर ने इसको 4050 जो क्वेश्चन में गिवन था वही वैल्यू यूज़ कर ली थी, जबकि मैंने क्वेश्चन की डिस्कशन में इसका आंसर आपसे डिफरेंटली डिस्कस किया था, क्योंकि ऑन प्रिंसिपल मेरे हिसाब से ये आंसर जो एग्जामिनर ने दिया वो गलत है। चले मैं इसको, जो हमारी डिस्कशन हुई थी, मैं इसको रिपीट करता हूँ यहाँ पे। इसको जुमला हम पहले पढ़ लेते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने कहा जो स्किल्ड लेबर इस्तेमाल होनी है ना, वो आएगी कहाँ से? Skilled labor can work on other contracts which are parallelly operated by semi-skilled labor who have been hired on temporary basis at a cost of 325,000 per month. The company will need to give them a notice of 30 days before terminating their services. वो कह रहे जी ये जो स्किल्ड लेबर है ना, जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, ये कुछ और जॉब्स हैं जो करंटली सेमी स्किल्ड लेबर कर रही है, वो काम भी कर सकती हैं। स्किल्ड लेबर वो काम भी कर सकती है जो करंटली सेमी स्किल्ड कर रही है, और सेमी स्किल्ड हमने टेम्परेरी हायर की हैं, उनको हम फारग कर देंगे 30 दिन का नोटिस पे। हमें चाहिए बेटा स्किल्ड लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। और पहला सवाल आता है कि स्किल्ड लेबर जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? यहां पे हमने डिसाइड किया था कि स्किल्ड लेबर परमानेंट है। और स्किल्ड लेबर परमानेंट है, ये कैसे फैसला हुआ था? स्किल्ड लेबर महंगी लेबर होती है, सेमी स्किल्ड सस्ती लेबर होती है। आप महंगी लेबर से सस्ती लेबर का काम नॉर्मल हालात में नहीं करवाओगे। जो काम सस्ती लेबर कर सकती है उसको सस्ती से करवाओगे, जो महंगी कर सकती है महंगी से करवाओगे। सिर्फ एक सूरत है जहां पे आप महंगी लेबर, स्किल्ड लेबर से सेमी स्किल्ड का काम करवाओगे, और वो सूरत है कि स्किल्ड परमानेंट है, फारिग बैठी हुई है, काम करवाओ या ना करवाओ तनख्वाह तो देनी पड़ रही है। आप कह रहे जी फारिग बैठाने से अच्छी है सेमी स्किल्ड वाला काम करवा लें उनसे। स्किल्ड वैसे तो महंगी है लेकिन परमानेंट है। सिर्फ परमानेंट लेबर की सूरत में आप स्किल्ड से सेमी स्किल्ड का काम करवा सकते हो। तो पहले सवाल का जवाब स्किल्ड लेबर इज परमानेंट। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई परमानेंट लेबर से जब मैं ये काम करवाता हूं तो मेरी जेब पे क्या बोझ पड़ता है? अब ये जॉब ए है जिसकी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जॉब ए है जिसकी हम रिक्वायरमेंट में कॉस्टिंग कर रहे हैं। ये जॉब बी है, और ये मेरे पास स्किल्ड लेबर बैठी हुई है, और इस जॉब पे जो काम कर रही है वो अनस्किल्ड लेबर है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं इस जॉब की कॉस्टिंग कर रहा हूं। मुझे कहा गया है कि भाई ये स्किल्ड लेबर यहां पे जा सकती है। यहां पे अगर मैं इस स्किल्ड लेबर को यहां पे ले जाता हूं, ये जॉब नहीं है मेरे पास तो मैं वहां पे ले जाता हूं। इसको यहां पे ले जाने का फायदा क्या है?
मैं सेमी स्किल्ड को फारिग करूंगा और 3,25,000 पर मंथ के हिसाब से 11 महीने की, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सेविंग 11 महीने की होगी क्योंकि 30 महीने का तो नोटिस इनको देना पड़ेगा, 30 दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा। तो मैं 11 महीने की कॉस्ट यहां पे सेव कर सकता हूं। कितनी बनती है ये? 35,75,000। अब तो जो देखिएगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं स्किल्ड लेबर को यहां ले जाके ये 1 साल में ये खर्चा बचा सकता हूं। और अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट वसूल करता हूं, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूं, तो क्या ये सेविंग ले पाऊंगा? दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट यहां पे क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लूंगा तो स्किल्ड लेबर मेरी यहां पे आ जाएगी। जब स्किल्ड लेबर यहां पे आएगी तो ये सेविंग जो मैं स्किल्ड लेबर से ले सकता हूं, दिस विल बी फोरगोन। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी दिस अमाउंट। इस जॉब की रेलेवेंट कॉस्ट ये बन जाएगी इस केस में 3575,000 4050 जहां पे लिखी हुई है, जो आईकैप के सोल्यूशन में ले ली गई। मेरी समझ के मुताबिक वो गलत है। मेरी समझ के मुताबिक दिस इज द लॉजिकल वे ऑफ कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो स्किल्ड लेबर से मैं ये बचत हासिल कर सकता हूं, और अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा, स्किल्ड लेबर मेरी इधर चली जाएगी, ये सेविंग मेरी फोरगो हो जाएगी, ये सेविंग मेरी फोरगो हो जाएगी, दैट विल बी लॉस्ट। द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर इज 3575। जी, एनी अदर क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड? कोई और सवाल किसी बच्चे के जहन में? जी बेटा, पॉइंट 1 में क्या है? मटेरियल एक्स की हिस्टोरिकल कॉस्ट 15 लाख है, स्टॉक में अवेलेबल है, इट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, कोई यूज भी नहीं है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में 20% का मिलता है, देन द कॉस्ट ऑफ एक्स। क्वेश्चन को मैंने आपको बेटा कहा हुआ है कि आपको 90% सवाल आपके डायग्राम से हल होंगे, जो 10% डायग्राम से हल नहीं होते, यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ता है। एक्स मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी कंपनी अब इसको इस्तेमाल नहीं करती। क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्योंकि मार्केट में इसका सब्स्टिट्यूट आ चुका है, जो कि मिलता है 20% सस्ता। तो भाई लॉजिक की बात है, मार्केट में अगर 20% सस्ता मटेरियल मिल रहा है तो इसको पड़े पड़े उर्ली क्यों लगवा रहे हो? इसको भी इस्तेमाल कर लो ना। आप समझो ये 15 लाख का नहीं है, 12 लाख का। मार्केट में आप ये कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे तो इसका एक्स नहीं, एक्स का रिप्लेसमेंट मिलेगा। कितने का मिलेगा? 20% कम पे। तो आप समझो ये भी 20% कम ही है भाई, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट 12 लाख ले लो। बजाय इसके मार्केट से जाके आप 12 लाख का नया मटेरियल खरीदो, आप इसको 12 लाख के समझ के, ये अल्टरनेटिव यूज वाली बात आ गई ना, कि अगर आप एक्स को इस्तेमाल कर लोगे तो 12 लाख का अल्टरनेटिव नहीं खरीदना पड़ेगा। इसमें सेल वैल्यू तो नहीं गिवन, लेकिन हमें कॉस्ट सेविंग तो अवेलेबल है ना, कि हम एक्स को इस्तेमाल करेंगे तो 12 लाख रुपए का मटेरियल हम नहीं खरीदेंगे। 12 लाख का मटेरियल नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब एक्स को इस्तेमाल करने से 12 लाख की सेविंग है। अगर हमें सेल वैल्यू यहां पे गिवन होती तो 12 लाख वर्सेस सेल वैल्यू विच एवर इज हायर लेते, लेकिन यहां पे सिर्फ अल्टरनेटिव यूज में कितनी सेविंग है, एक्स को इस्तेमाल करने से हमें कितने रुपए का मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। एक्स को इस्तेमाल करने से हमें 12 लाख का मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा, तो 12 लाख इज द रेलेवेंट कॉस्ट। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पे हम बात कर रहे थे। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड डेप्रिसिएशन, इनको लेके एग्जांपल हमने डिस्कस की। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग के जो स्ट्रक्चर्ड सिनेरियोज हैं उन पे हम बात करते हैं। थोड़ा सा उसका सिनेरियो को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना, उसके स्टेप्स को हमें मेमोराइज करना है, और फिर उन स्टेप्स की एप्लीकेशन
कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट को अक्सर दिक्कत इन सवालों में पहली बात सिनेरियो की आइडेंटिफिकेशन से हो जाती है। सवाल कौन से सिनेरियो से है। अगर आप राइट सिनेरियो नहीं पिक करते तो आपको जितनी मर्जी आपने स्टेप्स मेमोराइज किए हुए, जितनी मर्जी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की हुई, सारी बेकार हो जाएगी। क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज द एरिया जिसमें अगर आपने सही स्टेप्स नहीं पिक किए, जीरो। बाकी सवालों में ना यूजुअली स्टेप्स डिसीजन लेना इतना मुश्किल नहीं होता। वेरिएबल ओवरहेड ओवीआर निकालना है तो स्ट्रक्चर्ड स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिसीजन मेकिंग के सवालों में आपको पता है लिमिटिंग फैक्टर के स्टेप्स कुछ और हैं, मेक और बाय के स्टेप्स कुछ और हैं, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय के स्टेप्स और हैं, शट डाउन डिसीजन के स्टेप्स कुछ और हैं। अगर आपने सिनेरियो सही पिक नहीं किया तो स्टेप्स गलत हो जाएंगे, और स्टेप्स गलत ले लिए तो आप जीरो नंबर पे हो जाएंगे। ये ऐसे है जैसे आपको कहा जाए कसूर को चलो तो आप कसूर की डायरेक्शन में चलोगे, जितना सफर करोगे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कसूर को चलो कहा जाए आपने सफर गुजरांवाला की तरफ शुरू कर दिया तो नंबर जीरो है आपके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट डायरेक्शन इन डिसीजन मेकिंग सिनेरियो। और जैसे हमने क्लासेस में भी पढ़ा था कि हम सबसे पहले सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन उस पर तवज्जो देते हैं कि हमारा सवाल किस सिनेरियो से रिलेट करता है। लिमिटिंग फैक्टर पहचानने के लिए हमें क्वेश्चन में जो डाटा दिया जाता है, कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही हो और कोई एक रिसोर्स, हमारा रिसोर्स मराद इनपुट जो हम प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं, वो मटेरियल है, वो लेबर है, वो मशीन आवर्स हैं एटसेट्रा, वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है मल्टीपल प्रोडक्ट की डिमांड पूरी करने के लिए। कोई एक रिसोर्स हमारे पास सफिशिएंट नहीं है डिमांड पूरी करने के लिए, तो ये सिनेरियो यहाँ से पिक हो जाता है कि भाई हमारा सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की जगह एग्जामिनर कभी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का वर्ड भी यूज कर लेता है। सो कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है, कोई एक रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड सप्लाई में है और हमसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान मांगा जाए, तो ये कहानी है लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो की। और लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो इन 6 स्टेप्स में हम हल करते हैं। हमसे ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान मांगा जाता है तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हम इन 6 स्टेप्स में पहुंचते हैं। ये 6 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन पढ़ के पहले सिनेरियो टिक करते हो, ये सिनेरियो है, फिर अपने जहन से ये 6 स्टेप्स लाके अपनी कैलकुलेशन इन 6 स्टेप्स के मुताबिक परफॉर्म करते हैं, तो आपका सोल्यूशन आपके पास आता है। ये जैसे मैं जो कह रहा था कि तकरीबन हमें 12 सवाल, पिछले 34 जो स्ट्रक्चर्ड सवाल आए हैं उनमें से 12 सवाल हमें इस सिनेरियो पे आए हुए हैं जिनमें ये 6 स्टेप्स अप्लाई हो रहे हैं। जी, किसी बच्चे को इन स्टेप्स की अंडरस्टैंडिंग में या परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत, ये 6 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। इन पे हमने क्लास में काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेशन भी किए हुए हैं, क्वेश्चन भी परफॉर्म किए हुए हैं। एंड यूजुअली लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आसान सवाल होता है और आपकी कंफर्ट के लिए मैंने बताया कि पिछले जो 34 क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड आए हैं उनमें से 12 सवाल हमारे इस सिनेरियो से हैं। दूसरा सिनेरियो हमारा आउटसोर्सिंग डिसीजन का सवाल होता है जिसमें यूजुअली हमें प्रोडक्ट की कहानी दी जाती है कि हम प्रोडक्ट इंटरनली भी बना सकते हैं या बाय भी कर सकते हैं, और कभी हमें किसी सर्विस की बात की जाती है कि हम इंटरनल रिसोर्सेज से सर्विसेज भी ले सकते हैं या किसी एक्सटर्नल आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर से भी ली जा सकती है। और इसकी मिसाल मैंने सर्विसेज के रेफरेंस से आपको दी थी कि हम CFO में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मेरे कितने ही क्लाइंट्स हैं जो मुझसे अकाउंटिंग करवाते हैं। वैसे तो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं हम ऑडिट्स कर रहे होते हैं, लेकिन ऑडिट के अलावा देयर आर सर्टेन सर्विसेज जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें आउटसोर्स अपनी डिपार्टमेंट कर देते हैं। मेरे पास कई ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आउटसोर्स हुए में हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आउटसोर्स हुए में। वो अपना इंटरनल ऑडिट खुद नहीं करना चाहते, हमें दे देते हैं। वो अपनी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट खत्म कर देते हैं, डिपार्टमेंट में बंदा क्यों नहीं रखा हुआ, हमें कहते हैं कि आप ही हमारे अकाउंट बनाएं, आप ही मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सालाना अकाउंट बना के हमसे शेयर कर लिया करें, तो वो काम हम करते हैं। सो ऑप्शन होती है आप इंटरनल रिसोर्सेज से खुद काम कर लो या बाहर किसी से काम करवा लो। ऑप्शन होती है आप कोई प्रोडक्ट खुद बना लो या बाहर किसी से खरीद लो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। हाउ टू मेक दैट डिसीजन, ये हमें सिनेरियो दिया जाता है और इस सिनेरियो में रूल इज वेरी सिंपल। हम 2 वैल्यूज कंपेयर करते हैं, एक बाहर से काम करवाएंगे तो क्या खर्चा जेब से जाता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग,
और इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, कॉस्ट सेविंग के साथ, कॉस्ट दैट विल बी सेव्ड इफ वर्क इज आउटसोर्स, और वो सेविंग होती है वेरिएबल कॉस्ट एंड अवॉइडेबल या एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। कोई काम आउटसोर्स करोगे तो बचत कितनी होगी आउटसोर्स करने में, और बाहर पे कितना करना पड़ेगा, इन दो को कंपेयर करते हो। एंड द रूल इज वेरी सिंपल, अगर बाहर जो खर्चा पे कर रहे हो वो ज्यादा है और सेविंग कम है तो हम कहते हैं जी हमें आउटसोर्सिंग नहीं करनी, लेकिन बाहर खर्चा कम है और सेविंग ज्यादा है तो हम करते हैं आउटसोर्सिंग हमें करनी है। अब हमें सिनेरियो आइडेंटिफाई करना होता है यहां से क्वेश्चन की कहानी पढ़ के कि ये आउटसोर्सिंग का सवाल है। फिर हमें आउटसोर्सिंग का सवाल में ये असूल याद होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग के सवाल में हमें कौन सी वैल्यूज को किस वैल्यू से कंपेयर करना है। देन वी शुड नो हाउ टू डिटरमिन द रिक्वायर्ड वैल्यूज। सो पहला काम सिनेरियो आइडेंटिफाई करना, दूसरा काम सिनेरियो के मुताबिक स्टेप्स या असूल पता होना, असूल क्या है, और तीसरा काम उन स्टेप्स या असूलों के मुताबिक रिक्वायर्ड वैल्यूज कैलकुलेट कर पाना। वो लिमिटिंग फैक्टर का केस है या वो लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय का केस है, हर दो सूरतों में हर स्ट्रक्चर्ड सवाल में यही चीज रहेगी। सबसे पहले सिनेरियो कौन सा है, स्टेप नंबर 2 सिनेरियो को हल करने के लिए असूल या स्टेप्स क्या हैं, और स्टेप नंबर 3 उन असूल या स्टेप्स के मुताबिक कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है। ये 3 स्टेप्स के मुताबिक अगर आपने स्ट्रक्चर्ड सवाल की बेसिक इलस्ट्रेशन और एक एक दो सवाल भी किए हुए हैं तो स्ट्रक्चर्ड सवाल इंशाअल्लाह आपकी ग्रिप में रहेंगे और 70, 80, 90% स्कोर आप इसमें इंशाअल्लाह आसानी से ले पाएंगे, विच इज अ वेरी गुड स्कोर इन डिसीजन मेकिंग एरिया। लेकिन अप्रोच लर्निंग की क्लियर करनी है, ठीक करनी है भाई। सिर्फ सवालों को देखकर रटा नहीं मारना, एक तरीके से चीज़ों को सीखना है कि सिनेरियो कैसे आइडेंटिफाई हुआ, सिनेरियो के स्टेप्स किताब से हमें कैसे मेमोराइज करने हैं, और फिर उन स्टेप्स की कैलकुलेशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन और एक दो सवालों से उस पर अपना कॉन्फिडेंस गेन करना। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, थर्ड सिनेरियो हमारा मिक्स होता है। यू शुड रिकॉल लिमिटिंग फैक्टर एंड आउटसोर्सिंग भी आ गया। पहले क्या था लिमिटिंग फैक्टर में कि भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो बताओ किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बना के बेचे। डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बेचें। यहां पे क्या है कि भाई लिमिटिंग फैक्टर तो जरूर है लेकिन साथ आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी है कि जो हम बना सकते हैं वो बना लें, जो ना बना पाए वो खरीद के बेच देंगे। तो यहां पे हम डिमांड पूरी करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर में हम डिमांड पूरी नहीं करते, यहां पे हम डिमांड पूरी करते हैं। सिर्फ हमें फैसला यह करना है कि किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स इन हाउस बनाएं और जो बाकी बच जाएंगे वो आउटसोर्स करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय में सिनेरियो आइडेंटिफाई करना। हमें इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर का जिक्र भी हो, बल्कि वो वाली बात लिमिटिंग फैक्टर वाली कहानी तो पूरी आएगी यहां पे ना। लिमिटिंग फैक्टर में क्या पढ़ा था, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, एक रिसोर्स लिमिटेड होगा, ठीक है जी, ये लिमिटिंग फैक्टर की कहानी थी। लेकिन यहां पे एक तीसरी चीज भी आ जाती है कि आपके पास आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी आएगी। सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर में आउटसोर्सिंग का जिक्र नहीं होता और आउटसोर्सिंग के क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर का जिक्र नहीं होता। लेकिन जिस सवाल में लिमिटिंग फैक्टर का जिक्र भी है और आउटसोर्सिंग का जिक्र भी है वो सिनेरियो बन जाएगा ये वाला। सो हमें इस तरह के क्वेश्चन में मांगा जाता है भाई प्लान बताओ प्रोडक्शन का और आउटसोर्सिंग का। द रूल इज वेरी सिंपल, हम पहले इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, जितना बना सकते हैं बनाएंगे, जो बच जाएगा वो आउटसोर्स करते हैं, और जनाब ये उसके स्टेप्स हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर के डिसीजन मेकिंग के स्टेप फर्क थे, अब ये भी लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है लेकिन विद मेक और बाय है, इसके स्टेप्स इंटायरली फर्क हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का सिनेरियो जो मैंने कहा था अगर आपने सही पिक ना किया तो आप जीरो हो जाते हो। सिनेरियो सही पिक कर लोगे तो राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए कुछ ना कुछ मार्क्स, बल्कि अच्छे खासे मार्क्स ले जाते हो राइट डायरेक्शन में जाते हुए। स्ट्रक्चर्ड सवालों में तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन अगर सिनेरियो ही गलत पिक कर लिया तो एक आसान से स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो के सवाल में आपकी परफॉर्मेंस नहायत पुअर हो जाती है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, इन एरियाज पे आज हमने जो रिव्यू ओवरव्यू लिया, आप इन घर जाके कुछ ना कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहें कीजिएगा, प्रॉब्लम हो उनको आइडेंटिफाई कीजिएगा। कल हम आएंगे बाकी सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे, आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम होंगे उन पे बात करेंगे। कोशिश कीजिएगा स्ट्रक्चर्ड सवाल अनस्ट्रक्चर्ड सवाल में जो इश्यूज हैं वो लेके आइएगा, कल उनको डिस्कस करेंगे। और कुछ एक आध सवाल अगर टाइम बचा तो मैं भी एक आध सवाल को चूज करके लाऊंगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।